ओके, चलिए तो कल मैच हार गए। वैसे मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने मैच देखा नहीं क्योंकि बहुत थक गए थे वीकेंड पे, है ना। हमारा गुरुकुल भी था उस वजह से। लेकिन चेन्नई और मुंबई का मैच हुआ, मतलब आईपीएल की दो सबसे सक्सेसफुल टीम्स, उनका मैच हुआ। चेन्नई ने जीता और मैं हाइलाइट्स देख रहा था। ये नूर अहमद कहाँ से आ गए ये 20 साल के लड़के, और क्या कल उन्होंने शानदार बॉलिंग की, 4 विकेट ले लिया हमारे। और उनकी वजह से ही मतलब हमको हार का सामना करना पड़ा। खैर एनीवे, अब अगले 2 महीने दिल लगा रहेगा। मुंबई इंडियंस हमेशा पस्त से शुरुआत करता है, फिर गियर शिफ्ट होते हैं, आमतौर पे ऐसा होता है। आमतौर पर ऐसा होता है, तो ठीक है, इस बार भी शायद वही होगा। होपफुली हम तो खैर मुंबई को ही सपोर्ट करेंगे, हमारी तो हाँ, वो थालत पे दिल कर्म रहता भूमि, है, लेकिन हाँ, सपोर्ट तो मुंबई को कर्म करना ही भूमि है। तो मुंबई है, तो Yes. मुंबई को ही सपोर्ट करेंगे बिल्कुल। वीकेंड रहा था बढ़िया सा गुरुकुल, सैटरडे संडे, मजा आया था उस एक्सरसाइज में। होपफुली जो जो जुड़े थे, आई एम श्योर कुछ बढ़िया उन दिग्गज एक्सपर्ट्स ने आपको समझाया होगा बाजार के बारे में। फ्रेश अप्रोच के साथ मंडे ऑनवर्ड्स आप सब उतरे होंगे आज बाजार में। एक बढ़िया से प्रोमो दिखाता हूँ, पिछले कुछ दिनों की चर्चा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अनचाहा रिकॉर्ड बनाया मार्केट ने, 10 दिन तक लगातार बंद हुए। लेकिन अब निफ्टी जिस वैल्यूएशन पर है, अगर टेक्नो फंडा अप्रोच अगर आप लें, जिस वैल्यूएशन पर अब निफ्टी आ गया है ना, वहां पर लार्ज कैप में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, एक एज एन इन्वेस्टर विद 3 to 5 ईयर होराइजन थोड़ी सी हिम्मत करना बनता है। मेरा ये मानना है कि अब यहां से एक टाइम आ गया है कि यूएस वर्सेस इमर्जिंग मार्केट की एक बड़ी थीम होगी। 2025 की शायद सबसे बड़ी थीम हो यूएस वर्सेस इमर्जिंग मार्केट, कि शायद यूएस में एक टॉप बना हो आशीष, और बाकी देशों में एक बॉटम बना हो। इसकी पॉसिबिलिटी है। यहां से ना देखिए निफ्टी गिर कितना सकता है। मेरा ये माना कि यहां से 1000 पॉइंट गिर सकता है, चलिए आप 1500 गिर सकता है, 21,000 तक जा सकते हैं। लेकिन चलने की जगह कितनी है? मेरे ख्याल से चलने की जगह यहां से 5000 पॉइंट की है। निफ्टी मुझे लग रहा है कि अब उन लेवल पर है आशीष जहां पर इन्वेस्टमेंट बनती है। निफ्टी ईटीएफ के थ्रू, निफ्टी जूनियर ईटीएफ के थ्रू, लार्ज कैप्स में यहाँ पर थोड़ी सी इन्वेस्टिंग बनती है। तो निफ्टी ईटीएफ में अगर आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेटल ईटीएफ है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस समय मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशंस मार्केट के ठीक ठाक हैं लार्ज कैप के। निफ्टी निवेशकों के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड जो है वो काफ़ी फेवर में है। ये मेरा एक व्यू हो गया। स्टॉक मार्केट सिर्फ ट्रेडिंग इनकम के लिए नहीं होती है, स्टॉक मार्केट वेल्थ क्रिएशन की भी होती है। अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करनी है तो सिप मत रोकिए। ये मेरी अपील है, मेरी राय भी नहीं है, ये मेरी अपील है लिटरली। सिप बंद करने का ये सबसे खराब समय। ये बेयर मार्केट है, लेकिन नज़रिया जो है ना वो 5 से 10 साल का रखना होगा आपको। 5 से 10 साल का अगर आप नज़रिया है तो यही तो समय है फिर एसआईपी का। सटीक बॉटम कौन पकड़ पाया आज तक? कोई भी नहीं। मैंने एक चीज़ कही थी कि सब शॉर्ट काट कर अब आप लॉन्ग हो जाइए। 22,150 वो लेवल था। देखिए मैं ये क्लेम नहीं करता कि 21,900 पे हमने लॉन्ग कहा। सबसे इंपॉर्टेंट आशीष था ग्लोबल मार्केट का मैसेज, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था एक चीज़ जो हमने पकड़ी थी, डॉलर इंडेक्स। एक बार डॉलर इंडेक्स दिखा दीजिए हमको। 110 का पीक था फरवरी में, वो गिरना शुरू हुआ था मार्च में, और 110 का डॉलर इंडेक्स गिरकर 103 पर आया था। मार्च के पहले हफ्ते से आप देखिए यूएस ने गिरना शुरू किया और इमर्जिंग मार्केट्स इन्होंने चलना शुरू करा। ये देखिए, और खैर ठीक है, 22,150 से तेजी की बात करी थी, लेकिन वो पहला डिस्कशन जब स्क्रीन पे आया था तो 22,080 पे निफ्टी बैठा हुआ था। तब चर्चा शुरू हुई थी कि अब गियर शिफ्ट करने का समय आ गया है। और आज खड़े हुए हम 23,400 पे। फ्राइडे का हाई था 23,400 के आसपास। इस तरह का मूव बना, और इस बीच वाकई सारे समीकरण एक साथ स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस। वो करेंसी हो, वो एफआईएस की सेलिंग रिड्यूस होना, अच्छी खबरों का तांता लगना। क्या पकड़ा था 22,000 पे, 22,100 पे? ऐसा क्या दिख रहा था बदलते हुए जिसके चलते ये बोल्ड कॉल अपन ने लिया? आशीष फ्रैंकली बोलूँ ना, उस समय कुछ नहीं पता था। आपको याद होगा मैंने एक व्यू आपको कहा था कि अगर निफ्टी 22,000 पर आएगा तो मैं अपनी 10 महीने की जो एसआईपी है वो लमसम में इन्वेस्ट करूंगा, वो जो काफ़ी वायरल भी हुआ था। और वो मैंने किया भी था, हमने बात भी की थी, और सीधा निफ्टी ईटीएफ लिया था। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कह रहा था। अब और उसके बाद हम 21,900 21,950 तक भी गए थे।
देखिए इस रैली का लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट रहा वो था डॉलर इंडेक्स का गिरना, और उसने स्टार्ट किया इस मार्केट की रैली को। डॉलर इंडेक्स गिरा, देखिए मार्केट ओवरसोल्ड था लेकिन मार्केट को कुछ ट्रिगर चाहिए था, मार्केट को वहाँ से ट्रिगर मिला, डॉलर इंडेक्स गिरा और पैसा इमर्जिंग मार्केट में आना शुरू हुआ। भारत में पैसा शुरू में नहीं आया, लेकिन भारत में सेलिंग कम हो गई एफआईआईज़ की। वो पहला साइन था कि चलिए ठीक है, एफआई की सेलिंग थोड़ी कम हुई। उसके बाद 22,000 पर व्यू मेरा ये था कि निफ्टी पर वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, और 22,000 पर निफ्टी पर एक व्यू ये लिया था कि अब यहाँ पे निफ्टी खरीदने का मन बनता है, बेचने का नहीं। बेचने में 1000 पॉइंट थे, खरीदने में 5000 पॉइंट थे, ये एक व्यू था। अच्छा, हैंड ऑन हार्ट उस वक्त नहीं पता था कि ये रैली इतनी जल्दी इतनी तेज़ हो जाएगी। मतलब ये कोई क्लेम नहीं कर सकता कि हाँ इसी महीने वो ये लेवल आ जाएंगे, लेकिन ये कॉन्फिडेंस था कि यहाँ पे खरीदने वाला फंसेगा नहीं। और उसका एक और साइन बन रहा था, आपको याद होगा एफआईएस की सेलिंग कम हुई थी कैश में, एफआईएस के शॉर्ट्स ने पैसा बनाना बंद किया था। और एफआईएस ने, जो स्मार्ट एफआईएस थे, उन्होंने अपने शॉर्ट्स कवर करने शुरू किए थे, भले ही वो स्क्रीन पे नहीं दिख रहा था। और कई बार तो ऐसा हुआ था कि इवन गिरावट वाले दिन एफआईएस अपने शॉर्ट कवर कर रहे थे। वो एक क्लियर कट साइन था कि जिस तरीके से जोरदार तरीके से शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई, वो वहाँ से उसके बाद मार्केट ने उस तेज़ी को तूल पकड़ा। पिछले 2 दिनों में एफआईएस की शानदार बाइंग भी रही है। अब आप कहेंगे फ्राइडे को तो फुट्सी का था रीबैल, बिल्कुल था। तो रीबैल है जो भी है, पैसा तो पैसा है ना, एट द एंड ऑफ द डे पैसा अगर चेज़ कर रहा है मार्केट को तो बाइंग आएगी। और पैसे का दस्तूर है, पैसे का दस्तूर है कि जहाँ पर तेज़ी होगी ना, पैसा वहाँ जाता है। वो कहते हैं, एक शेर था कि कुछ पैसे क्या मेरे अकाउंट में आ गए, मेरे नए खून के रिश्ते बन गए। तो वो बेसिकली, यहाँ खून के रिश्ते की तो बात भी नहीं हो रही है, यहाँ जहाँ पर पैसा आता है लोग अपने आप वहाँ पर जाना शुरू कर देते हैं। और एक और चीज़ हुई मार्केट में, हमने बैंक निफ्टी पर पॉजिटिव व्यू किस दिन लिया था, और उस दिन मैंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की थी। इंडसइंड बैंक वाले अपडेट वाले दिन खराब खबर पर मार्केट ने चलना शुरू किया था। इंडसइंड बैंक वाली न्यूज़ के दिन बैंक निफ्टी ने बॉटम बनाया था। वो दिन था जिस दिन बैंक निफ्टी ने बॉटम बनाया था। उसके बाद से आप देख लीजिए, बैंक निफ्टी में हमने व्यू लिया था 47,800 के स्टॉप के साथ, अब लॉन्ग हो जाइए यहाँ पर पोजिशनल, क्योंकि इंट्राडे में तो कोई पकड़ नहीं पाता है ऐसे मूव्स को। 47,800 के स्टॉप के साथ आज हम 50,600 पर खड़े हैं। 2,500 पॉइंट की बैंक निफ्टी में रैली हुई है उस न्यूज़ के बाद से। क्यों? क्योंकि एक लॉजिकल व्यू बना कि धीरे अब कॉन्फिडेंस इंडसइंड की बजाय बड़े बैंकों में ही होगा सिर्फ। और अगर 3 बड़े बैंक चलेंगे तो क्या होगा बैंक निफ्टी का, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। और अब आप तीनों का ना पिछले 1 हफ्ते का मूव देख लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक का देख लीजिए, एचडीएफसी बैंक का देख लीजिए, कोटक महिंद्रा बैंक का देख लीजिए। तीनों के तीनों स्टॉक्स में शानदार, अगर आप 1 वीक का मूव देखेंगे, एक बहुत शानदार, ये एक लॉजिकल चीज़ थी। इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि कोई बहुत हमने एक ऐसी चीज़ कही कि जो एक आउट ऑफ द प्लेस थी। लॉजिकल चीज़ थी कि वहाँ से पैसा यहाँ जाएगा, और अगर इन 3 स्टॉक्स में पैसा आएगा तो बैंक निफ्टी चलेगा ही चलेगा। और वहाँ से आप देखिए किस तरीके का मूव है बैंक निफ्टी में। सही में उस दिन से समीकरण क्या बदलते चलेगा। और पिछला हफ्ता तो हाईलाइट है इन सब के बीच में। 1 हफ्ते में 4.25% के गेन्स, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की रैली पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में। बढ़िया। अब बहुत से मूव्स एंजॉय कर लिए। अभी भी थोड़ा सा हम सब के वैसे तो हम में से ज्यादातर तो फीबल हार्टेड, सिर्फ पोर्टफोलियो इंप्रूव होता देख रहे थे, पार्टिसिपेट तो कर नहीं पाए। पर अब यहां से इस तरह के मूव्स के बाद फ्रेश स्ट्रैटेजी, क्या रणनीति बननी चाहिए, अब जहां खड़े उसके बाद क्या? बिल्कुल। अच्छा, वो जो पार्टी मैंने की थी ना, उसकी वो इमेज आ गई। हाँ। अब दिखा देता हूँ पार्टी जो हमने की थी इस वीकेंड पे। ये हमारे साथी थे पार्टी में। बुल्स की पार्टी थोड़ी सी फ्राइडे को अच्छी हुई, और उसके बाद हमने गुरुकुल भी करा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है कि नहीं? नहीं, पार्टी तो पिछले हफ्ते शुरू हो गई थी। हम पार्टिसिपेट किए, लेकिन अभी थोड़ी बाकी है। ओके, थोड़ी पार्टी बाकी है। और एक टाइम आएगा जिसमें वो जिस तरीके से हम लगातार वन वे दौड़, हम 10 दिन तक लगातार गिरे थे। 10 दिन लगातार चल नहीं सकते क्या? हम चल सकते हैं ना, क्यों नहीं चल सकते? तो खैर कोई नहीं। अब आपने सवाल पूछा कि अब आगे क्या। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस मार्केट में, डोनाल्ड ट्रंप का जो डर था ना, वो खत्म हो चुका है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। 2 अप्रैल को टैरिफ का वो डेडलाइन है, कोई बात ही नहीं कर रहा है उसको। मतलब ऑलमोस्ट हर कोई भूल चुका है उसको। और ये मेरे ख्याल से एक अपने आप में एक मार्केट आपको बता रहा है कि शायद वो एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन ये रिस्क हमेशा रहेगा कि ये जो रैली है ये फेल हो जाए। इस वजह से 2 अप्रैल को अगर मान लो कुछ और बड़ा अनाउंस कर दें,
एक बार के लिए हो सकता है वहाँ पर आपको नी जर्क मिल जाए, हो सकता है एक बार 31 तारीख को मार्केट थोड़ा सा उससे पहले थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर ले, ये पॉसिबल है, लेकिन ये रिस्क तो आपको लेने पड़ेंगे, ये तो हमेशा बाद में पता चलेगा आपको। अब देख, मुझे नहीं पता कि रैली 24,000 पे रुकेगी या 24,500 पर रुकेगी, या आज ही रुक जाएगी 23,600 पे रुक जाएगी, या हो सकता है रुके ही ना ये रैली, हो सकता है हम ऑल टाइम हाई पे चले जाएं, हो सकता है जो हमारे चैनल पर वो सोशल मीडिया ने जो वील लिया था 30,000 का, हो सकता है वो आ जाए, हो सकता है वो मेरा वो जो 2772 था वो आ जाए, किसी को नहीं पता। और ना ही हमारा ये काम है एक्चुअली कि हम बाजार को प्रेडिक्ट करें, ये हमें करना भी नहीं चाहिए। हमारे पास क्या है, हमारे पास समीकरण होते हैं, डेटा होता है, मार्केट का सेंटीमेंट होता है, हम उसको देखकर एक व्यू लेते हैं कि हमें ये करना है, और एक बाकायदा स्टॉप लॉस के साथ एक चीज़ करनी है। अगर वो लग गया स्टॉप लॉस, बैड लक, और स्टॉप लॉस कई बार लग जाए ना तो उसमें कोई बुराई नहीं है अगर आपका लॉजिकल हो तो। हमारा काम है हम रिस्क रिवॉर्ड को नापें और उसके बाद एक ट्रेड लें या इन्वेस्ट करें, दो में से एक चीज़ करें। मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं इन्वेस्ट करता हूँ। जो ट्रेड करते हैं वो ट्रेड कर सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। गिरते वक्त में आप 23,000 पे भी बेच सकते थे, चलते बाजार में आप 23,500 पे भी खरीद सकते हैं, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है अगर आप एक ट्रेडर हैं तो। अब यहाँ पे बात होती है ट्रेडर की, तो एक गिरती मार्केट में लोगों ने 23,000 पे सेल करके भी पैसा बनाया होगा, चढ़ती मार्केट में 23,500 पे खरीदने पे भी लोग पैसा बना सकते हैं। तो ये बात होगी ट्रेडर की। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हैं ना, तो और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे जितने व्यूअर्स हैं, क्योंकि 90% से ज़्यादा ट्रेडर होते हैं, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप अपना लाइफ में इन्वेस्टमेंट होराइजन भी लाएं। इन्वेस्टमेंट अगर वेल्थ बनानी है ना तो इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। ट्रेडर अच्छी बात है, ट्रेड करके पैसा बनाए, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, मैं कभी नहीं करता। मैं तो ट्रेडर्स की काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि जो रिस्क ट्रेडर लेते हैं वो हर कोई नहीं ले सकता। लेकिन इन्वेस्ट करके अगर आपको वेल्थ बनानी है ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आप 22,000 पर लें या 25,000 पर लें, क्योंकि अगर आपको 1.5 लाख का निफ्टी का व्यू है तो क्या फ़र्क पड़ता है। और एक और चीज़ बता दूं, मैं अभी भी ये कहना बहुत टफ होगा कि बस यही फाइनल बॉटम था और यहाँ से मार्केट बस अब वन वे ही चलेगा। अप्रैल का जो अर्निंग सीजन आएगा, अगर वो उसमें हल्की सी भी होप नहीं जगी, अगर उम्मीद से खराब आया, मार्केट वापस एक बार गिर सकता है, हम उसको तो फिर रिविजिट करेंगे। लेकिन अभी के लिए जो समीकरण बैठ रहे हैं वो पॉजिटिव बैठ रहे हैं। लीजिए भाई साहब, बढ़िया समीकरण बैठ रहे हैं, पॉजिटिव है सब कुछ, मूड माहौल, ये बात सही है। ट्रम्प साहब के अब वो टैरिफ वैरिफ की चर्चाएं अब तो जहन में आती भी नहीं है, डर खत्म हो गया है। बस एक ही आदमी है जो कॉन्स्टेंटली उसको ट्रैक करता है, जिनके जिम्मे है एक ग्लोबल समीकरण समझना अपने लिए और अपने को बढ़िया तरीके से समझाना। हॉर्माज बगल में बैठे, उनके पास चलूंगा, ये नहीं भूलते। ये सुबह आज फिर याद दिला रहे थे कि 2 तारीख को भाई साहब कौन सी रेसिप्रोकल टैरिफ की डेडलाइन सामने आने वाली है। खैर, ग्लोब के समीकरण दिखा देता हूं आप लोगों को। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है आधे % तक की मजबूती, थोड़ी देर पहले आधा था, थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, लेकिन ठीक है। 100 पॉइंट के आसपास गैप के साथ हम लोग आज मंडे की शुरुआत करेंगे, तो पिछले हफ्ते का मोमेंटम शायद कंटिन्यू हो रहा होगा। और दिखाता हूं आपको एशियन पीयर्स, एशिया मिला जुला सुबह से है, पर यूएस का हैंडओवर बुरा नहीं है, क्योंकि हम जो डाइजेस्ट कर रहे थे उसके सामने फ्राइडे को यूएस फ्लैट था, आज सुबह के फ्यूचर्स थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो तब और अब की पहली प्लेट दिखाएगी आपको कहां छोड़े हुए फ्यूचर्स कहां मिल रहे हैं। तो हैंडओवर यूएस का अच्छा है और इसीलिए गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा जोश दिखा रहा है, पर एक्चुअल इंटरनल्स हैं कैसे? हरमाज, गुड मॉर्निंग, कैसे रखूं संकेतों को? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग अनुज। संकेतों को आप थोड़ा सा अनसर्टन ही रखिए ग्लोबल के हिसाब से। हमारे तो शायद सेंटिमेंट सुधर भी रहे हो, मगर वहाँ पे सेंटिमेंट अभी भी थोड़े से ऑन द एज बने हुए हैं, क्योंकि कमेंट्री जो एनालिस्ट की आती है ना, उससे पता चल जाता है कि कैसे सेंटिमेंट चल रहे हैं। जो यूएस के मार्केट्स में जब जब गिरावट आती थी, जो पहले कहते थे कि आप डिप खरीद लीजिए, अब ये कह रहे हैं कि फर्स्ट हाफ में, मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि फर्स्ट हाफ में आप नए रिकॉर्ड हाइज भूल जाइए S&P 500 पर। ये साफ साफ कह दिया, इंडिया खरीदिए, इंडिया आएगा सब। ये तो बुल्स के लिए तो मतलब म्यूजिक टू देयर ईयर्स होगा। मगर वहाँ पे भी लेकिन मोमेंटम ट्रेडर्स जो है वो नेट शॉर्ट हो गए हैं S&P 500 पर, साल में पहली बार हुआ है, एक साल में पहली बार। और कौन खरीद रहा है वहाँ पर भी? रिटेल ही खरीद रहा है, क्योंकि 12 से 19 मार्च के बीच में लगभग $12 बिलियन की खरीदारी उन्होंने वहाँ पर की। और जो आप टैरिफ की बात कर रहे थे, जो कोई बात नहीं कर रहा, शायद वो व्हाइट हाउस पे भी इस बात की चर्चा नहीं चल रही, क्योंकि अब तक कोई क्लैरिटी निकल कर नहीं आई है। जो जर्नलिज्म के सिद्धांत होते हैं ना, 5 Ws and an H, हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर एंड हाउ, उस इन 6 के 6 इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है कि कब, कहाँ, कैसे, किस पर टैरिफ लगेंगे। काफ़ी सारे देशों की डोनाल्ड ट्रम्प ने बातचीत की कि ये टैरिफ अब्यूज़ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मगर किस पे कितने टैरिफ लगेंगे कोई क्लैरिटी नहीं है अभी भी। अगर आप देखें तो आज, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि USTR में जो उनके जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, वहाँ पर एक बड़ी अहम सुनवाई होने वाली है कि जो बाइडन के कार्यकाल में एक प्रस्ताव रखा गया था कि जो चीन में बनी हुई कमर्शियल शिप्स है
उन पर एडिशनल लेवी लगाई जाए, उस पर आज सुनवाई होने वाली है। और काफ़ी सारे बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स ने उन्हें लिखा भी है यूएसटीआर को कि ऐसे कोई भी लेवी ना लगाई जाए क्योंकि वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। इससे अमेरिकी सामान जो है दुनिया भर में महंगा हो जाएगा और हमारी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचेगा। तो इस पर आज नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, वहाँ से क्या निकल कर आता है। 2 दिनों की सुनवाई होगी। कमोडिटीज़ की अगर हम बात करें तो कॉफ़ी की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर चल रही है। जो लॉन्ग्स जो है कॉफ़ी के वो 11 साल के सबसे निचले स्तरों पर है। कॉपर की कीमतें तो 10,000 के आसपास ही है, मगर एनालिस्ट अब 15,000 तक जाने के उसके अनुमान लगा रहे हैं। तेल की कीमतें रेंज बाउंड है क्योंकि नज़र अब ओपेक पे बनी हुई है क्योंकि अगले महीने से वो उत्पादन बढ़ाने वाले हैं। और डॉलर जो है वो अब 104 के पार निकल गया है, पिछले हफ्ते नहीं कर पाया था, आज वो निकल चुका है। कनाडा में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 28 अप्रैल से कनाडा में चुनाव होंगे। चीन ने भी कह दिया है कि जो अगर कोई झटका लगा ट्रंप के टैरिफ्स की वजह से तो उससे हम तैयार हैं उसका मुकाबला करने के लिए। और इस हफ्ते पीसीई का डेटा आना है जो सबसे महत्वपूर्ण है, और कंज्यूमर सेंटिमेंट का डेटा आना है। तो हमारे सेंटिमेंट भले शायद थोड़े सुधर रहे हो, मगर यूएस के सेंटिमेंट थोड़े से अभी भी एजी है। स्क्रीन भले चाहे आपको ग्रीन दिखा रहा हो। कॉफ़ी महंगी हो रही है भाई साहब, 6 महीने में 50-60% तो कॉफ़ी के दाम बढ़ गए। तो यूएस में तो रिपोर्टें छप रही थी कि वो कॉफ़ी चेन्स कैसे मार्जिन बचा पाएगी। खैर, ये सारे ग्लोब के समीकरण हैं, थोड़े से मिले जुले संकेत हैं, पर सिर्फ इक्विटीज के लिहाज से डिसेंट से, और अपना सेंटिमेंट थोड़ा सा इंप्रूव सा, तो न्यूट्रल से पॉजिटिव रख लेते हैं। न्यूट्रल टू पॉजिटिव, परफेक्ट। ये हो गया ग्लोबल समीकरण। अब आइए आज का ट्रेड सेटअप। वीकली क्लोज था और अब आ गए एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी वीक में। ऐसे में सेटअप खड़ा कैसा है ये समझ लेते हैं। कैसा लग रहा है ट्रेड सेटअप? सेटअप अच्छा है। सेटअप तो मतलब आंखों को एकदम सूद करने वाला है आशीष। ऑब्वियसली थोड़ा सा फुटसी का तड़का जुड़ा है, लेकिन 7,400 करोड़ की बाइंग आई है एफआईएस की तरफ से। अब डीआई से कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो 3200 करोड़ का उनका सेल नंबर है। उनका एनएवी ऐसी जंप हो रहा है तो क्या ऐड हो, क्या क्या जरूरत है उनका? वैसे भी मार्केट बैलेंसिंग जरूरत है ना उनको, मतलब वरना तो मार्केट में अति हो जाती है। तो इसके लिए ठीक है। 5 दिसंबर के बाद ये एफआईएस की सबसे बड़ी कैश मार्केट की बाइंग है। ये बाहर आएंगे आपकी स्क्रीन पर, देखिए 2 दिन से अब डीआईएस आराम से शांति से बैठे, एफआईएस ग्रीन में आ गए। और ये मेरा मानना है कि शायद और इस हफ्ते के एंड तक ये लेफ्ट वाली स्क्रीन पूरी रेड हो जाए आपकी और राइट वाली स्क्रीन पूरी ग्रीन हो जाए, तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब मोमेंटम आ गया। अब ये हॉट मनी चेस करेगी हमको। शुरू में हो सकता है लॉन्ग ओनली मनी ने बाय किया हो, अब यहाँ पे हॉट मनी, ईटीएफ मनी, पैसिव मनी चेस करेगी, क्योंकि मोमेंटम बहुत शानदार है मार्केट में। और जैसा मैं 5 दिसंबर के बाद सबसे बड़ी बाइंग है एफआईएस की, मतलब 3 महीने के बाद। और फुटसी एडजस्टमेंट की वजह से एफआई के वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा थे। 49,000 करोड़ का ग्रॉस बाइंग था एफआईएस को, जो नॉर्मली 20,000 करोड़ से कम पे हो गया। पोजीशनिंग में देखिए आप क्या ज़बरदस्त पोजीशनिंग हो रही है। और एक चीज़ जो मैंने लगातार आपको इस टेबल में बताई है कि 3-4 दिन से क्या हो रहा है, अगली प्लेट देखिए फिर वही चीज़ें हो रही हैं। क्लाइंट हर रैली में लॉन्ग अपने काट रहे हैं, लॉन्ग काट रहे हैं, समझ में आता है, शॉर्ट में जोड़ रहे हैं। मार्केट ने सिग्नल नहीं दिया आपको शॉर्ट करने का। मुझे फ्राइडे को भी ना, मैं जो 1-2 कुछ बहुत करीबी मित्र फैन टाइप के जो होते हैं ना, बहुत सर यहाँ शॉर्ट करूँ, यहाँ शॉर्ट करूँ, क्यों करो, क्यों करना, मुझे बता। अच्छा मुझे बता, हो सकता है बन जाए पैसा, लेकिन क्यों करना है? जरूरी है कि आपको एग्जैक्ट टॉप पकड़ना है। एक बार मार्केट साइन दे दे, प्रीवियस डे का लो तोड़ दे, उसके बाद शॉर्ट ट्रेड अपने आप ऑन हो जाएगी। वहाँ तक का तो वेट करें, वहाँ तक तो पैसा लॉन्ग साइड बन रहा है। एफआईएस उल्टा कर रहे हैं, पिछले 5-6 दिन से लगातार वो लॉन्ग ऐड कर रहे हैं और शॉर्ट कवर कर रहे हैं। फ्राइडे को भी 3,300 लॉन्ग ऐड करे और 11,000 उन्होंने शॉर्ट कवर करे। और इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग देखिए अब आप उनकी 2,400 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग है, 1,188 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर में बाइंग है। हमने 3 महीने का फेज देखा जिसमें लगातार सिर्फ सेलिंग देखी थी हमने। अब थोड़ा सा बाइंग एंजॉय करिए। निफ्टी फ्यूचर्स में 1,800 करोड़ की बाइंग, बैंक निफ्टी में थोड़ी कम। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। अब 5 दिन में दोनों इंस्ट्रूमेंट में लगातार बाइंग है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। पहले निफ्टी बैंक में ज़्यादा रैली हो रही थी, पिछले 2 दिन से निफ्टी में ज़्यादा रैलिंग हुई, क्योंकि निफ्टी में अभी भी 200 मूविंग एवरेज में स्कोप है। बैंक निफ्टी 200 मूविंग एवरेज आज ही लगा दे शायद, निफ्टी में भी 600-700 पॉइंट बाकी है। कारण निफ्टी आईटी अब तक नहीं चला था। फ्राइडे को निफ्टी आईटी पे चला बाय द वे। आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी, जो हम बात कर रहे थे कि ये मार्केट में खराब खबर पे भी बाइंग आ रही है। आप फ्राइडे का निफ्टी आईटी का इंट्राडे देखिए, ये निफ्टी आईटी खुला था 800 पॉइंट नीचे था जब खुला था। ये वो एक्सेंचर के नंबर्स पे एक्सेंचर रिएक्शन का खराब और नंबर का रिएक्शन 1000 पॉइंट की रैली दी इसने इंट्राडे में, 1000 पॉइंट की 35,674 पे जो खुला। और मैं मतलब इंट्राडे में 1300 हो गई थी, मैं क्लोजिंग बेसिस पे कह रहा हूँ, क्लोजिंग बेसिस पे 1000। तो इस वजह से निफ्टी को एक और सपोर्ट मिला, जो अब तक सिर्फ निफ्टी बैंक कर रहा था, अब निफ्टी आईटी ने भी थोड़ा सपोर्ट करना शुरू करा। ये अपने आप में एक बड़ा पॉजिटिव था मार्केट के लिए।
FI की पोजीशन पर आते हैं खाली 84,000 लॉन्ग हो गए अब, 1,81,000 शॉर्ट, मतलब 3300 लॉन्ग ऐड, 11,000 शॉर्ट कम। और वो ग्राफ देखिए, अब हम इवन स्टीवन होने वाले हैं। मेरा ये मानना है कि एक्सपायरी तक आप न्यूट्रल हो जाएंगे। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर, हम कहाँ 12% लॉन्ग थे, अब हम 32% लॉन्ग आ गए हैं। ये आपको याद है हमने कहा था जब 7% की कवरिंग में इतनी रैली आ गई तो सोचिए अगर ये 50 हो गया तो कितनी बड़ी रैली आएगी। अब 96,000 कॉन्ट्रैक्ट रह गए कुल मिलाकर 5 दिनों में। कल 14,355 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कवर हुए, 5 दिन में 87,300 शॉर्ट कवर हुए हैं और अभी भी 96,000 शॉर्ट बाकी हैं सिस्टम में। और 4 दिन में सोचिए अगर वो 96,000 भी कॉन्ट्रैक्ट कवर हो गए। ये दिसंबर के बाद सबसे अच्छा लॉन्ग शॉट रेशो और दिसंबर के बाद पहली बार नेट शॉट 1 लाख से कम। ये यहाँ रुकने वाला नहीं है मामला। ये मामला अब आपको एकदम नेट लॉन्ग पे ही जाकर रुकेगा। इंडिया विक्स भी नीचे था, पुट कॉल रेशो फ्लैट था 1.15 पर और बैन में कोई नया शेयर नहीं आया। ये एक अच्छी चीज़ है कि एक्सपायरी वीक वाले दिन में कोई बैन में नहीं आया और 2 स्टॉक्स बैन से बाहर आ गए। मन्नापुरम बैन से बाहर आ गया और सेल बैन से बाहर आ गया। तो ये एक अच्छी चीज़ है मार्केट के लिए। सिर्फ 3 स्टॉक रह गए बैन में, इंडसइंड बैंक, हिंदुस्तान कॉपर और पॉलीकैब। सेटअप अच्छा है, सेटअप अच्छा है, बढ़िया कवरिंग के मूव्स हम एंजॉय कर रहे हैं और हु नोस नेट लॉन्ग पे पहुंच जाए FIs। देखते हैं किस तरह के समीकरण बैठते हैं। ग्लोब के संकेत न्यूट्रल से पॉजिटिव, अपना खुद का सेटअप बढ़िया और शुरुआत होने वाली है बढ़िया। इस तरह के इंडिकेशंस गिफ्ट निफ्टी देता हुआ। वैसे निफ्टी आपकी स्क्रीन पर है, बातचीत लगातार हुई थी। एक तो लॉन्ग्स कैरी करने, चाहे तो बतौर हेज पुट लेके जाया जा सकता है सिर्फ इंश्योरेंस के तौर पे, और शॉर्ट करने की तो सोचना भी नहीं है सिस्टम में। तो अपने वो जो लॉन्ग्स अपन ट्रेल कर रहे हैं, स्टॉप लॉसेस, बढ़िया मूव्स को एंजॉय कर रहे हैं। अब गैप के साथ अगर शुरुआत हुई तो किस तरह के समीकरण बैठेंगे और फिर निफ्टी में क्या वॉच करना है, कैसे अप्रोच करना है? बिल्कुल। देखिए निफ्टी पर पहली रेजिस्टेंस रहेगी आपकी 23,400 से 23,450 की। फ्राइडे का हाई था वो और 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। हमने उस दिन भी बात की थी 23,400 पर एक हल्की सी रुकावट है। वहाँ पर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट किया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये क्रॉस हुआ, थोड़ा टफ है, अगर ये क्रॉस हुआ तो 23,525 से 23,575 ये कॉल राइटर्स का जोन है। और यहाँ पर अगर आपने क्रॉस किया तो उसके बाद फिर वो 23,800 से 24,000 का रास्ता खुलेगा। सपोर्ट मिलेगा आपको 23,200 23,250 पर, जो बाइंग जोन भी है, पुट राइटर्स का जोन है ये। और उसके बाद 23,100 से 23,150 जहाँ पे फ्राइडे का लो है। लॉन्ग रहें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बढ़ा कर ले आएँ 23,133 पर। ये एक अप्रोच रहेगी आपकी। एक चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ, अब इस मार्केट में आप ओवरनाइट जब भी पोजीशन छोड़कर जाएं, क्योंकि ओवरनाइट में आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, तब आप हेज करके जाएं। ओवरनाइट में सिर्फ, इंटरडे में कोई इतनी वो नहीं है, क्योंकि इंटरडे में तो आपके पास स्टॉप लॉस का एक बढ़िया टूल है। बेस्ट बाइंग जोन होगा अगर आपको किसी भी वजह से 23,250 से 23,350 दिख जाए स्क्रीन पर। और ये पिछले 5-6 दिन से मार्केट आपको एक डिप दे रहा है, करीब 9:30 बजे, 9:30 बजे करीब मार्केट आपको एक डिप दे रहा है। आज भी अगर वो डिप मिल गई आपको 9:15 9:30 करीब, मतलब वहाँ पर लीप ऑफ फेथ लेकर बाय करें और 23,133 का स्टॉप लगा दें। देखिए 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस इस मार्केट में आपको रखना पड़ेगा। अगर आप 23,333 पर भी ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, 200 पॉइंट का स्टॉप लेना पड़ेगा आपको अगर आप उस 24,000 24,200 की रैली को प्ले करना चाहते हैं। तो शॉर्ट करने के बारे में अभी सोचिए भी मत, बड़ा मार्केट आपकी पिटाई कर सकता है। हाँ, नहीं हो तो सोचना ही नहीं है। लॉन्ग्स अपन बढ़िया कैरी करेंगे, ओवरनाइट अगर पोजीशंस ले जानी है, खैर कमाई के अड्डे में उसकी फिर चर्चा हो रही है कि जुड़िएगा आप। और वो बेहतर आइडिया है कि उसमें हेज करके ओवरनाइट पोजीशंस को कैरी करें। निफ्टी बैंक स्क्रीन्स पे भाई हम ट्रेल करते जा रहे हैं, उसमें भी अपने स्टॉप लॉसेस को 49,700 पे अपन ने अपना स्टॉप लॉस प्लेस करा था फ्राइडे की सुबह। बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहे हैं और इसमें अपन ने निफ्टी की तो चर्चा कर ली। निफ्टी बैंक 47,800 से अपन इस मोमेंटम को राइड कर रहे हैं और खड़ा हुआ है 50,600 पे आके। बिल्कुल ट्रेल करते चले जा रहे हैं, गेन्स इंटैक्ट हैं अपने, बढ़िया मुनाफा बनता चले जा रहा है। कैसे लग रहा है बैंकिंग स्टॉक्स की इंडिविजुअल समीकरण, निफ्टी बैंक की तस्वीर कैसी आ रही है और क्या अप्रोच रखें? देखिए बैंक निफ्टी पे हमने एक पोजिशनल व्यू लिया था 47,800 के स्टॉप के साथ, जब इंडसइंड बैंक वाले दिन मार्केट ने पॉजिटिव क्लोज दिया था। उस दिन एक व्यू लिया गया था कि 47,800 के स्टॉप के साथ अब आप पोजिशनल लॉन्ग हो जाएं। तब तक मैंने बैंक निफ्टी पे एक अवॉइड की कॉल ली थी। उसके बाद एक मार्केट ने समीकरण बिठाया आपका कि यहाँ से बैंक निफ्टी चल सकता है। आपको याद होगा पिछले 2 दिन में हमने स्टॉप लॉस पहले बढ़ाया 48,800 पर और फ्राइडे को हमने कर दिया था 49,700 पर। 1900 पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस बढ़ चुका था। अब हम इसको बढ़ाकर कर रहे हैं 50,200 पर। 50,200 पर ले आए अब आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को। बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि अब अपना जो सबसे क्रूशियल लेवल होता है मार्केट का 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज,
उसको टेस्ट कर सकता है। 200 डे मूविंग एवरेज है 50,960 पर, जो यहाँ से भी करीब करीब 370 पॉइंट दूर है। हो सकता है आज एक बार के लिए आप उसको टेस्ट कर लें। अगर यहाँ नहीं रुका बैंक निफ्टी और आज की क्लोज अगर इसके ऊपर हुई, इंटरडे में मार्केट बहुत चीज़ें करता है, अगर आज हमने क्लोज इसके ऊपर दे दिया तो और 1000 पॉइंट जुड़ सकते हैं, फिर आप 52,000 की भी ट्रेजेक्टरी में जा सकते हैं बैंक निफ्टी पर। लेकिन अगर यहाँ पर रुका, जो 50,960 का लेवल है, अगर यहाँ पर रुका तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जो आपको एक बार के लिए हो सकता है 50,000 पे भी ले जाए या 49,800 पे भी ले जाए, जहाँ पर फिर वापस एक बाइंग का शायद एक मौका बनेगा। पहला रेजिस्टेंस बनेगा आपका 50,700 से 50,800 ऑप्शंस का जोन, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा 50,900 से 51,000 200 डे मूविंग एवरेज। सपोर्ट मिलेगा आपको 50,200 से 50,400 पर, और उसके बाद बड़ा सपोर्ट मिलेगा आपको 49,800 टू 50,000 पर। अगर आपने अब तक की बैंक निफ्टी की रैली मिस की है, एक अप्रोच ये हो सकती है कि अगर 200 डे मूविंग एवरेज पर रुके और आपको एक गिरावट दे, सपोज करें 50,400 तक की गिरावट दे, वहाँ पर एक लीप ऑफ फेथ लेके बाय करें 50,200 के स्टॉप के साथ। हाँ, अगर एकदम ही रिजेक्शन आ गया 200 डे मूविंग एवरेज का, तब हम डिस्कस करेंगे। या दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि 200 डे मूविंग एवरेज पर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने अब तक नहीं लिया, 200 डे मूविंग एवरेज पर देखें, अगर मार्केट वहाँ पर बैंक निफ्टी वहाँ पर टिक रहा है, अगर टिक रहा है, उसके ऊपर टाइम स्पेंड कर रहा है, तो उस स्टॉप लॉस के साथ फिर एक बाइंग हो सकती है, लेकिन वो फिर हम बाद में देखेंगे। लेकिन पोजिशनली सबसे शानदार मेरे को लग रहा है कि इसमें रैली रही है। मजा आ रहा है बाजार में। पिछला हफ्ता गजब कर रहा है, बढ़िया गेन्स इंटैक्ट थे, अभी भी लग रहा है समीकरण बढ़िया है। ट्रेल करिए अपने स्टॉप लॉसेस को, फ्रेश स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर। सीएनबी सेवाज का मॉर्निंग पैनल भी जोड़ रहा है। वीकेंड के बाद आए हुए सब फ्रेश चेहरे आपकी स्क्रीन पर हैं। बढ़िया से ट्रेड्स का तड़का कुछ देर में ऐड करूंगा।